हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक बेटा, आज की इस क्लास में अपन लोग जो बात करेंगे बिल्कुल एक नए कंसेप्ट की, बिल्कुल एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। क्योंकि जो लास्ट क्लास अपन लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 पढ़ा था बेटा, वो कहानी अलग थी। और जब मैं आज से पढ़ाऊंगा बेटा, ये कहानी बिल्कुल नहीं है, ये कहानी बिल्कुल अलग है। पिछले के 3 लेक्चर अगर ना भी आते हो ना, तब भी आप लेक्चर नंबर 4 को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बस आज की क्लास को स्टार्टिंग से पढ़िएगा, क्योंकि आज की क्लास के बेस पे आपके आगे आने वाली 4-5 क्लास चलेगी। बिकॉज आज की क्लास में ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स का बेस कराऊंगा। यस, नेशनल इनकम में बच्चों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब इस देश की नेशनल इनकम कितनी है, कैलकुलेट करो। तो नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आज की क्लास से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने आज की क्लास को ढंग से पढ़ा तो आप आगे आने वाली क्लास को अच्छे समझ पाओगे और न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कर पाओगे। 10 में से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के बेसिक्स को, न्यूमेरिकल्स के बेस को, किस बेस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो देखो, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है कंसेप्ट नंबर 4, जिसका नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली क्या है? देखो बेटा, अब अल्टीमेटली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमारे सामने कुछ अलग अलग अजीब अजीब प्रकार के शब्द आते हैं। तो पहले मैं आपको वही क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल्स करते समय आपके सामने कौन कौन से वर्ड आने वाले हैं, ताकि पहले आपको उन वर्ड्स के बारे में बताओ। देन आप न्यूमेरिकल्स में जब उन वर्ड्स को देखो, आप घबराओ नहीं। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट नाम का टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं वो वर्ड्स बताऊंगा, वो शब्द बताऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल्स में आते हैं। देखो बेटा, नेशनल इनकम एग्रीगेट का मतलब है कि नेशनल इनकम में कौन कौन से ग्रुप बनते हैं, कौन कौन से छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की नेशनल इनकम होती है। तो सुनो भाई बेटा, 4 होते हैं डोमेस्टिक कंसेप्ट। डोमेस्टिक आप जानते हो, घरेलू। ठीक है, अभी आपको दिक्कत हो रही है मैं क्या करवा रहा हूं, बस सुनो बेटा। 4 होती है घरेलू अवधारणा, 4 होते हैं हमारे डोमेस्टिक कंसेप्ट। ठीक, और बच्चों उसके बाद 4 होते हैं हमारे नेशनल कंसेप्ट। ठीक है, 4 बच्चों क्या होते हैं? 4 होते हैं डोमेस्टिक कंसेप्ट और 4 हमारे होते हैं राष्ट्रीय अवधारणा, नेशनल कंसेप्ट। इट मींस कुल मिला के आपको 8 शब्द पढ़ने हैं। ये 8 शब्द आपस में भाई बहन है, ये 8 शब्द आपस में भाई बहन है और ये एग्जाम में आपके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भाई बहन हो ना, कि लगते सेम हो लेकिन होते नहीं हो, कि शक्ल में सेम है, ठीक है, हाइट में सेम है, दिमाग में सेम, लेकिन होते नहीं हो। ऐसे ही यहाँ पे 4 डोमेस्टिक के भाई है और 4 नेशनल के, कुल मिलाकर 8 भाई बहन है, लेकिन इनमें हल्का हल्का अंतर है। मैं पहले 8 भाई बहन के नाम को आपको बताता हूं। तो नेशनल कंसेप्ट, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम में कौन कौन से एग्रीगेट है। एग्रीगेट माने कौन कौन से छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा होता है, अगर डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात करें, सबसे पहला बच्चों हमारा होता है एनडीपीएफसी। क्या लिखा बच्चों मैंने? एनडीपीएफसी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा एक ग्रुप आता है जिसका नाम होता है जीडीपीएफसी। फिर तीसरा भाई हमारा सामने आएगा, उसका बच्चों नाम होगा एनडीपीएमपी और चौथा भाई होगा, उसका बच्चों नाम होगा जीडीपीएमपी। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ये है क्या? एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीडीपीएमपी, ये 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट है। अभी आप बस इनको लिख लो, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको इन सब का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा ये कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे साइन, कॉस, टेन, कभी पता नहीं साइन क्या होता है। ये कॉस बस नाम है, साइन एक नाम है, कॉस एक नाम है, टेन एक नाम है, साइन कॉस टेन। ठीक है, ऐसे ही एनडीपीएफसी एक नाम है। इसका मतलब क्या है आपको आगे चलेगा पता, जैसे जैसे आपकी क्लास चलती जाएगी आपको तब इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा। अभी आप इतना दिमाग मत लगाओ, अभी सिंपल सिंपल लिखो। एक होता है बच्चों एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। ये शब्द आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे और फिर इनके बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके बेटा। 4 होते हैं नेशनल कंसेप्ट, ये 4 थे डोमेस्टिक कंसेप्ट। बेटा हिंदी मीडियम वाले भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना।
जैसे इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद जो 4 होते हैं हमारे नेशनल कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? 5वां, मेरा साथ साथ नोट करो बेटा, इसमें आपका आएगा NNPFC पहला। दूसरा बच्चों उसमें आपका आएगा GNPFC। फिर बच्चों उसके अंदर आपका आएगा NNPMP। और फिर बच्चों आखिरी इसके अंदर आएगा GNPMP। तो कुल मिला के होते हैं 8 भाई। ठीक है, 4 होते हैं बच्चों आपको डोमेस्टिक वाले और 4 होते हैं आपके नेशनल वाले। साथ साथ लिखो मेरे, NNPFC, GNPFC, NNPMP, GNPMP। अब बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म की, कि इनकी फुल फॉर्म क्या बनती है। ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म क्या बनती है? अगर आपको भी इनकी फुल फॉर्म को याद करना है तो आप इसी के नीचे लिखना कि इनके फुल फॉर्म याद कैसे करना है। देखो बेटा, कुल मिला के हमारे पास यहां पर कितने शब्द आ रहे हैं? कुल मिला के हमारे पास बच्चों आ रहे हैं 4। देखो कुल मिला के हमारे पास आ रहे हैं 4 लेटर्स। कैसे कैसे? सुनो, चल जा। देखो, एक तो बच्चों आपका हो गया ये हो गया आपका पहला अक्षर, ये हो गया आपका दूसरा अक्षर, ये हो गया आपका तीसरा, और ये बच्चों आपका हो गया पूरा चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये पूरा चौथा। FC थोड़ा लिखूंगा नीचे, फिर ऐसे ही पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आओ मैं इनको बताऊं कि इन्हें याद कैसे करना। तो आप इसी के नीचे लिखोगे शॉर्ट में। देखो भाई, एक होता है आपका पहला अक्षर, फिर आपका आ रहा है दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका आ रहा है चौथा। पहले अक्षर पे आप ध्यान से देखोगे तो या तो आपको G मिलेगा या फिर आपको N मिलेगा। पहले प्लेस पे देखो आप ध्यान से, या तो आपको G मिलेगा या तो आपको N। देखो पहले प्लेस पे क्या है? NG है ना, यह भी क्या है? NG। तो पहले प्लेस पे या तो हमेशा N मिलेगा या G मिलेगा। अगर G मिले तो उसका मतलब है ग्रॉस। अगर G मिले तो उसका मतलब क्या है जी? ग्रॉस सकल। और अगर N मिले तो N का मतलब है नेट। नेट को हिंदी में हम लोग बच्चों बोलते हैं निवल, और निवल के साथ साथ हम इसको हिंदी में शुद्ध भी बोल सकते हैं। तो पहले प्लेस पे या तो G मिलेगा या N मिलेगा। अगर G मिलता है तो ग्रॉस, N मिलता है तो नेट। बताओ समझ में आ गया? तो पहले प्लेस पे या तो G मिलेगा या N मिलेगा। ओके, दूसरे प्लेस की बात करूं, पहले प्लेस के बाद अगर मैं दूसरे प्लेस की बात करूं तो दूसरे प्लेस पे देखो, या तो आपको D मिलेगा या आपको N मिलेगा। दूसरे प्लेस पे या तो आपको D मिलेगा या N मिलेगा। देखो ये वाला N अलग है, इसका मतलब नेट है, और ये वाला N अलग होगा। पहला वाला N हमेशा नेट ही होगा और दूसरा वाला N कुछ और होगा। अब देखो क्या होगा, आप लोग देख लो कि दूसरे प्लेस पे क्या है? D D D D, या फिर आपका क्या है? N N N N। दूसरे प्लेस पे तो D मिलेगा N। अगर दूसरे प्लेस पे आपको मिलता है D, तो बच्चों इस D का मतलब है डोमेस्टिक। इस D का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। हिंदी में इसको बोलते हैं घरेलू। ठीक, और अगर मिलता है N तो इस N का मतलब है नेशनल। इस N का मतलब बच्चों क्या है? नेशनल। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय। तो बताओ, पहले प्लेस पे तो G मिलेगा, N मिलेगा। G मिलता है तो ग्रॉस, N मिलता है तो नेट। दूसरे प्लेस पे या तो D मिलेगा, N मिलेगा। D मिलता है डोमेस्टिक, N मिलता है तो नेशनल। ठीक है, चलिए तीसरे प्लेस की बात करूं तो तीसरे प्लेस पे आपको हमेशा एक ही अक्षर मिलेगा P, बस, कुछ और है ही नहीं। तीसरे प्लेस पे देखो आपको हमेशा एक ही अक्षर मिलेगा P। देखो P P P P है ना बच्चों, P P P P। तो तीसरे प्लेस पे आपको हमेशा ही P मिलेगा। ठीक, अब ये P क्या है? तो इस P का जो मतलब है, इस P का मतलब है बच्चों प्रोडक्ट। इस P का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पाद। और जो आखिरी चौथा प्लेस है, थर्ड प्लेस हो गया, जो आखिरी प्लेस चौथा, या तो आपको यहां मिलेगा चौथे प्लेस पे, या तो आपको मिलेगा FC, या फिर चौथे प्लेस पे आपको मिलेगा NP। आप देख लो, मैं आपको उनकी फुल फॉर्म याद करवा रहा हूं। या तो मिलेगा FC या मिलेगा MP। ठीक, अगर FC मिले तो FC का बच्चों मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। और MP मिले तो बच्चों MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। MP का बच्चों मतलब क्या होता है?
मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कारक लागत या फिर साधन लागत, कारक या फिर साधन लागत, मेरे साथ नोट करो। और मार्केट प्राइस को बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं बाजार कीमत। समझ में आ गया? एग्जाम में इनके मीनिंग नहीं आएंगे। अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो एग्जाम में इनका मीनिंग आएगा कि एनडीपीएफसी का मीनिंग, कुछ भी नहीं आएगा। बस न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये 8 अक्षर याद, 8 शब्द, बस न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको 8 शब्द के मीनिंग नहीं, 8 शब्द की बस फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बस न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इनका एग्जाम में मीनिंग बिल्कुल नहीं पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको उनकी फुल फॉर्म पता हो ना, अपना काम बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो फुल फॉर्म याद करने की आपको मैंने ट्रिक बता दी कि बस यहाँ पे 4 प्लेस है, चारों प्लेस को याद करो। देखो पहले प्लेस पे क्या आता है? जी आएगा, एन आएगा। पहले प्लेस पे आता है जी, जी माने ग्रॉस, हिंदी में सकल, एन, एन माने नेट, हिंदी में निवल। दूसरे प्लेस पे तो डी मिलेगा या एन। अगर डी मिलता है तो डोमेस्टिक घरेलू, एन मिलता है तो नेशनल राष्ट्रीय, पी, पी माने प्रोडक्ट उत्पाद, एफसी माने फैक्टर कॉस्ट, एमपी माने मार्केट प्राइस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ग्रॉस और नेट आपको आज ही बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। फिर आप बोलोगे ये डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है। डोमेस्टिक और नेशनल वैसे आप जानते हो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम, लेकिन डोंट वरी एक बार और अगली क्लास में बताऊंगा डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है। फिर पी प्रोडक्ट क्या होता है ये बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। डोंट वरी इन सभी के बारे में, ग्रॉस और नेट क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल क्या है, एफसी और एमपी क्या है, सब बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगा, ग्रॉस और नेट के बारे में, ग्रॉस और नेट के बारे में और इन 8 शब्दों के फुल फॉर्म। बाकी डोमेस्टिक और नेशनल, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये क्या होता है, इनके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, जो ये आपकी 8 शब्द है, अब इनकी फुल फॉर्म लिखूंगा नहीं, आप अपने देखोगे, बस मैं एक की लिख रहा हूं। देखो पहले वाला शब्द का मतलब क्या होता है, नेट। तो पहला एन है, अब एन में पहला वाला एन है वो क्या होता है, नेट हो। देखो ना पहले प्लेस पे क्या मिल जाए, एन, एन माने क्या होता है, नेट। तो देखो इसकी फुल फॉर्म बनेगी नेट। डी माने क्या होता है, डी माने डोमेस्टिक, तो नेट डोमेस्टिक। पी माने क्या है, जी, पी माने प्रोडक्ट, और एफसी लिखा है तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 3 लिखने के बाद मैंने हुआ एट, एट माने पर, और फिर एफसी, एफसी माने क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म बन गई क्या कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एन माने नेट, डी माने डोमेस्टिक, पी माने प्रोडक्ट, फिर एट, एट माने पर, फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में पढ़ूंगा कैसे, उल्टा हिंदी में पहले पढ़ूंगा इसको, हिंदी में पहले पढ़ूंगा इसको। एफसी माने कारक लागत, एफसी माने क्या होता है, कारक लागत। फिर पढ़ूंगा इन तीनों को, तो बोलूंगा हिंदी में कारक लागत पर, एन माने शुद्ध, नेट, नेट माने शुद्ध, तो कारक लागत पर शुद्ध। डोमेस्टिक माने घरेलू, पी माने प्रोडक्ट उत्पाद, तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हिंदी में पहले ये वाला अक्षर, फिर स्टार्टिंग के 3, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अच्छा बताओ, चलो बोलो 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 बताओ, सेकंड क्या बनेगा, जी, जी माने क्या होता है, जी माने क्या है बताओ भाई, जी माने क्या है, जी माने है ग्रॉस। चलिए आगे, तो आपके नोट्स में आ रहा होगा नेशनल इनकम एग्रीगेट। 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट कौन से होते हैं हम लोगों ने जान लिए, और 4 नेशनल कंसेप्ट कौन से होते हैं भी हम लोग जो है जान चुके हैं। टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट, टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट। अब आप अगर नोट्स अपने देखोगे तो नोट्स में अगले पेज पे एक टॉपिक आ रहा होगा 3 गोल्डन रूल। बेटा क्या आ रहा होगा, 3 गोल्डन रूल। देखो जिस प्रकार मैथमेटिक्स में होते 4 गोल्डन रूल, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास है 3 गोल्डन रूल। देखो पहला रूल कौन सा है, ग्रॉस और नेट का। अरे बोलो ना, पहला रूल बच्चों कौन सा है, ग्रॉस और नेट का। आज बस मैं ये वाला कराऊंगा, ग्रॉस और नेट का। देखो आपको मैंने बोला था कि ग्रॉस और नेट आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो ये आ गया ग्रॉस और नेट। दूसरा गोल्डन रूल कौन सा है, नेशनल राष्ट्रीय और डोमेस्टिक का। ग्रॉस माने सकल, नेट माने निवल या शुद्ध, तो पहला रूल है सकल और निवल का। दूसरा नेशनल राष्ट्रीय और घरेलू का। देखो लिखा है कि सेकंड आपको क्या पढ़ाऊंगा, डोमेस्टिक और नेशनल। पी माने प्रोडक्ट उत्पाद, बताओ क्या होता है। और आखिरी रूल हम पढ़ेंगे एफसी और एमपी का। देखो लिखा है
एमपी और एफसी का लास्ट रूल। तो ये दोनों कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हो नहीं पाएगा आज। आज आपको एक रूल करवा दूंगा ग्रॉस और नेट का, ठीक है। तो गोल्डन रूल नंबर 1 के ऊपर हम लोग आते हैं, जिसका नाम क्या है, ग्रॉस एंड नेट। न्यूमेरिकल के लिए ये 3 रूल आपको आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये 3 रूल आपको आने ही चाहिए, इनके बिना आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को टच भी नहीं कर सकते। 6 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। 10 में से 6 नंबर गए, सत्यानाश हो गए, बर्बाद। समझ में आ गया बेटा, पेपर में नंबर नहीं आ पाया कि नेशनल इनकम नहीं करके जाओगे। तो ये चैप्टर ऐसा है ना कि ये चैप्टर बच्चे के 90 प्लस भी दरवा सकता है, और क्या पता बच्चे के 80 प्लस भी ना आ पाए, क्योंकि चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का जो पेपर बनाता है उसका सबसे फेवरेट चैप्टर रहता है नेशनल इनकम। वो हर बार सोचता है कि नेशनल इनकम में मैं क्या नया क्वेश्चन दूं। अगर आपको भी नए क्वेश्चन करने हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, तो भाई चीजों को डीप में समझना पड़ेगा, इस बात को जान लो। चलो भाई, तो रूल नंबर 1 पे आते हैं, ग्रॉस और नेट के पिक्चर के माध्यम से। देखो रूल है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक कार्टून के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। ये है हमारे मिस्टर बीन भाई साहब, बताओ कौन है जी, ये है हमारे मिस्टर बीन भाई साहब। ये एक शॉप पे गए, ठीक, शॉप पर गए क्या करने के लिए, एक फोन खरीदने के लिए। तो मिस्टर बीन भाई साहब एक शॉप पे जाते हैं और बोल रहे ना, और एक फोन, एप्पल का फोन ये रहा। तो मिस्टर बीन भाई साहब शॉप पे गए और शॉप पे जाते हैं और ये 1 लाख रुपए का मान लो एप्पल का फोन लेके आते हैं। कब, इस पे डेट लिखी बेटा, मान लो कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को ये 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन लेके आए। बड़े खुश स्माइल देखो उनके चेहरे पे। अब हुआ क्या, इन्होंने इस फोन को 2 महीने लगातार यूज किया। 2 महीने भाई फोन पे कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। 2 महीने इन्होंने इस फोन को लगातार यूज किया और 2 महीने बाद ये उसी शॉप पे, उसी दुकान पर वापसी गए और बोलते हैं कि देखो ये 1 लाख का फोन मैंने आपसे जनवरी में लिया था, ठीक है, अब मैं इस फोन को वापसी कर रहा हूं, लाओ मेरे 1 लाख रुपए दो। दुकान वाला क्या रैप्टास के मारा ना, किसके, मिस्टर बीन के। एक बात बताओ, मिस्टर बीन भाई साहब ने 1 लाख का फोन लिया, 2 महीने बीत गए और ये अब जा रहे हैं मार्च में। कहां जा रहे हैं, मार्च में, उसी दुकान के पास, और बोलते हैं कि लाओ अपना फोन लो और मेरे को मेरे 1 लाख वापसी करो। अरे क्या इसको इसके 1 लाख मिल जाएगा? नहीं। जब मिस्टर बीन भाई साहब ने फोन परचेस किया था ना 1 लाख का, तो इस 1 लाख के अमाउंट को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। बताओ उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रॉस वैल्यू। जो 1 लाख का मिस्टर बीन भाई साहब ने फोन परचेस करा, इसको बोला ग्रॉस वैल्यू, की वो वैल्यू जो बिल्कुल नई नहीं है। जो फोन बन के आया, जब फोन बन के आया तो उसको, इसकी बिल्कुल नई नई वैल्यू कितनी है, 1 लाख का फोन बन के आया, तो इसको बोला मैंने ग्रॉस वैल्यू। मिस्टर बीन भाई साहब ने 2 महीने लगातार इस फोन को प्रयोग किया और 2 महीने बाद ये बोलते हैं कि फोन लो और 1 लाख दो। दुकान वाले ने मना कर दिया, नहीं, कि आप, दुकान वाले ने बोला कि भाई साहब आपने 2 महीने फोन का यूज कर लिया, इसकी वैल्यू डाउन हो गई, अब इस फोन के आपको केवल 70,000 मिलेंगे। तो अब जो अमाउंट मिल रहा है उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। तो वस्तु को यूज करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हैं नेट वैल्यू, निवल मूल्य, अब शुद्ध मूल्य। समझ रहे हो, एक होता है ग्रॉस वैल्यू, जब चीज को नया नया खरीदा तब उसकी वैल्यू क्या थी, उसको बोला ग्रॉस वैल्यू। और जब उसको यूज कर लिया तो यूज करने के बाद जो वैल्यू बची, क्या बोलते हैं उसको, नेट वैल्यू। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप फॉर एग्जांपल एक ये वाला फोन है, इसको बात बेटा मान लो मैंने कितना खरीदा, 30,000 रुपए का उसको मैंने खरीदा। 30,000 का जब इसको मैंने परचेस किया तो 30,000 रुपए क्या है, ग्रॉस वैल्यू। अब 30,000 का परचेज करने के बाद 2 महीने बाद अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो भाई फोन तो यूज किया, थोड़ी वैल्यू कम होगी। 2 महीने बाद इसकी वैल्यू बचती है बेटा मान लो 20,000, तो 10,000 से इस फोन की वैल्यू कम हो गई। तो बताओ जो 30,000 वाली वैल्यू थी, नई नई वैल्यू से क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू। अब आज जो वैल्यू बची कितनी, 20,000, उसे क्या बोलूंगा मैं, नेट वैल्यू। तो आपको समझ में आया, एक होती है ग्रॉस वैल्यू और बच्चों एक होती है नेट वैल्यू। जब
किसी चीज को नया नया परचेस किया उसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, और उस चीज को बाद में जब उसकी वैल्यू कम हो गई क्या बोलते हैं उसको नेट वैल्यू। ठीक है, तो मिस्टर बीन भाई साहब दुखी हो गए, इनका चेहरा देखो यहां पे हंस रहे हैं, स्माइल है, ठीक है, और यहां देखो ये नाराज हो गए, इनका देखो चेहरा, ये थोड़े नाराज से हो गए। क्या बोलते हैं 30,000 का लॉस, 30,000 का चूना लग गया। तो 30,000 से जो वैल्यू कम हुई उसे क्या बोलते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे, अकाउंट्स वाले बच्चे बताओ। एक चीज 1 लाख की थी, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कितने की बची, 70,000 की। तो 30,000 से जो वैल्यू कम हुई, अब बताओ उसे अकाउंट में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको बच्चों बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 30,000 की वैल्यू कम हुई, इट मींस क्या, जो 30,000 का लॉस हुआ उसको लॉस नहीं, उसके लिए एक अच्छा शब्द है, क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। हिंदी में उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इट मींस एक होती है ग्रॉस वैल्यू जितने में सामान आया, एक होती नेट वैल्यू जितने का सामान बचा, और जितने से वैल्यू कम हुई, जितना अमाउंट कम हो गया उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। बताओ तो ग्रॉस और नेट वाला केस आपको समझ में आया कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। तो ग्रॉस एंड नेट के बारे में जान रहे हैं, चलो भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, चलो बताना आप, ठीक है ना, आप लोग मुझे जो बताओगे। बेटा मान लो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, कितने का, 2 लाख का, ठीक है ना। एज्यूम कि 2 लाख का लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, और आफ्टर 2 मंथ 2 महीने बाद उस लैपटॉप की जो वैल्यू बच गई, बेटा मान लो उस लैपटॉप की वैल्यू बच गई 1,50,000, 1.5 लाख। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो 2 लाख की वैल्यू थी इसे क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं ग्रॉस वैल्यू, इसको बोलूंगा मैं सकल मूल्य, और अब जो वैल्यू बची उसे क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं नेट वैल्यू, इसको बोलूंगा मैं निवल या फिर शुद्ध। समझ में आ गया। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ कितना डेप्रिसिएशन बचा, जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब मूल्यह्रास कितना है। अल्टीमेटली मैं पूछना चाह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, तो बताओ कैसे निकालूंगा। कितने का लाया था, 2 लाख का, कितने का था, 2 लाख का, माइनस 1.5 लाख का बचा, तो कितनी वैल्यू कम हुई, 2 लाख में से गए 1.5 लाख, तो 50,000 से वैल्यू कम हो गई। तो इस 50,000 के अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन। इस 50,000 के अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन। तो बताओ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है, सकल मूल्य है, अगर आप ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करते हो नेट वैल्यू, अगर आप ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करते हो नेट वैल्यू, तो क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू गिवन हो तो ग्रॉस में से नेट माइनस करके मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, मूल्यह्रास का अमाउंट मिल जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। इट मींस मेरे सामने एक फॉर्मूला बन गया, इट मींस मेरे सामने एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, ये कि फॉर्मूला बन गया ये कि डेप्रिसिएशन बराबर है ना, मतलब हिंदी मूल्यह्रास, कि डेप्रिसिएशन बराबर मूल्यह्रास बराबर ग्रॉस वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू में से कर दो माइनस क्या, नेट वैल्यू। तो अगर ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू गई तो क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो एक फॉर्मूला बन गया। अब आप इससे 2 और फॉर्मूले भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को निकालनी है ग्रॉस वैल्यू, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रहेगा ऐसे ही, ये क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या ग्रॉस वैल्यू। तो बताओ अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, अगर मैं डेप्रिसिएशन में से, अगर मैं डेप्रिसिएशन में क्या करूं, ये माइनस वाला यहां पे क्या बन जाएगा आपके प्लस, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन में ऐड कर दूं क्या, नेट वैल्यू, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस वैल्यू। इट मींस क्या, अगर मेरे को ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू में क्या ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। अरे मैथमेटिक्स है भाई और कुछ नहीं है। अच्छा बताओ
अगर मेरे को नेट वैल्यू निकालनी है, अगर मैं क्या निकालना है, नेट वैल्यू, ये हो गया डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, ये हो गया सकल मूल्य ग्रॉस वैल्यू कैसे आएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स वाला। अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सुनो, ये माइनस का नेट है, यहां पे आएगा बन जाएगा प्लस का नेट, इज इक्वल टू इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू का रखो ग्रॉस वैल्यू। अब बताओ ये प्लस का डेप्रिसिएशन यहां पे जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू निवल मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। अरे कुछ नहीं है भाई, मैथमेटिक्स है। एक फॉर्मूला पता था, एक फॉर्मूले से दूसरा और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। बस आपको याद करना है मेन ये वाला, बाकी दो तो देखो आपको मैं कैसे याद करवाता हूं, बस आप ये याद कर लो, बाकी दो तो अभी आपको रट जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो सुनो। एक बात बताओ बेटा, मान लो मैंने एक लैपटॉप लिया, कितने का, 2 लाख का। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, बताओ कौन सी वैल्यू है जी, ये है ग्रॉस वैल्यू। उसको मैंने खूब यूज किया और उस पे क्या हो गया बेटा, उस पे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। इट मींस क्या, उसको यूज करने के बाद जब मैंने मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला तो आया बेटा मान लो 80,000, उस पे क्या लग गया, 80,000 का डेप्रिसिएशन। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब उस लैपटॉप की नेट वैल्यू कितनी है बताओ, उस लैपटॉप का निवल मूल्य कितना, उस लैपटॉप की नेट वैल्यू कितनी है। 2 लाख का क्या था लैपटॉप ग्रॉस वैल्यू, 80,000 का डेप्रिसिएशन, मतलब क्या 80,000 से वैल्यू कम हो गई। अब 2 लाख का लैपटॉप अगर 80,000 से वैल्यू कम हो जाएगी तो आज की डेट में उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी बचेगी जी, आज की डेट में उस लैपटॉप की वैल्यू बचेगी 1,20,000। 2 लाख में से अगर मैं 80,000 घटा दूं तो आज के डेट में उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी बचेगी, 1,20,000। समझ में आ गया? इट मींस क्या, अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है और नेट वैल्यू पे आना है, देखो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए क्या करा आपने ग्रॉस में से माइनस करा किसको, देखो एरो, यहां से एरो यहां पे जा रहा है, ध्यान दो, देखो यहां से एरो यहां पे जा रहा है। अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है और आप चाहते हो कि मैं नेट वैल्यू निकालूं तो नेट वैल्यू पर पहुंचने के लिए आपको अपनी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। 2 लाख का लैपटॉप था, 80,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके आएगी आपकी 1,20,000 की नेट वैल्यू। समझ में आ गया? तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? आप देखो जरा, वो लिखा है मैंने, यहां देखो, अगर ग्रॉस वैल्यू निकालनी, सॉरी अगर नेट वैल्यू निकालनी है मुझे, अरे मेरे को क्या निकालना था कि नेट वैल्यू कितनी है, तो अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन। 2 लाख में से माइनस करना पड़ेगा 80,000, तब क्या आएगी नेट वैल्यू 1,20,000। बस दिमाग लगाओ, ऐसे ऐसे कंसेप्ट समझो। तो बताओ, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू गिवन है और नेट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रॉस वैल्यू में से अगर मैं डेप्रिसिएशन कर दूं माइनस, तो क्या आएगा, नेट वैल्यू। चलो अब मेरे क्वेश्चन का अगेन आंसर देना। ठीक है, ये फिगर्स में मिटो रहा हूं, वैसे आपको पता है क्या लिखा था, लेकिन मिटो रहा हूं, मान लो। अब बेटा मान लो क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, मेरे पास एक लैपटॉप है, उसकी मेरे पास नेट वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब पीछे वाला केस भूल जाओ, अब नया केस लेके आते हैं। एक लैपटॉप है, उसकी नेट वैल्यू गिवन है। नेट वैल्यू का मतलब क्या है जी, नेट वैल्यू का मतलब है कि सारी वैल्यू घटाने के बाद आज की डेट में वो लैपटॉप 1,20,000 का मेरे पास है। सारी वैल्यू घटाने के बाद आज की डेट में वो लैपटॉप 1,20,000 का है। मैंने बोला उस लैपटॉप में 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा था
उस लैपटॉप में 80,000 का डेप्रीसिएशन लगा था। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। कोई वस्तु थी, आज वो 1,20,000 की है, मैंने बोला इसकी वैल्यू ना 80,000 से कम हो गई, तब जाके आज ये 1,20,000 की बची है। और एग्जांपल लो, छोटा एग्जांपल, मैंने बोला ये 15 रुपए का है, कितने का मान लो 15 रुपए का, मैंने बोला इसकी वैल्यू 5 रुपए कम हो गई, इसकी जो असली वैल्यू थी उसमें से 5 रुपए कम हो गई, तब जाके आज ये 15 का बचा है। तो बताओ असली वैल्यू क्या होगी? 20 रुपए। सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला इसकी वैल्यू आज 15 रुपए है, इसकी असली वैल्यू में से 5 रुपए कम हो गए, और 5 रुपए कम होने के बाद आज ये 15 का है, तो असली वैल्यू क्या होगी इसकी? 20 रुपए का होगी। 20 में से जब 5 रुपए कम हुए तभी तो 15 का बचा। तो बताओ अगर कोई लैपटॉप 1,20,000 रुपए का है और उस पर 80,000 की लग गई डेप्रीसिएशन, तो उसकी असली वैल्यू क्या होगी? तो पुरानी जो वैल्यू, जो अब वैल्यू है 1,20,000 नेट वैल्यू, अगर मैं उसमें ऐड कर दूं, प्लस कर दूं डेप्रीसिएशन का अमाउंट, कि एक लैपटॉप की आज की वैल्यू 1,20 है, 80,000 से वैल्यू कम हो गई थी, तो अगर मैं आज की वैल्यू और जो वैल्यू कम हुई दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा लैपटॉप कितने का परचेस किया था। कि 1,20,000 में अगर मैं 80,000 रुपए जोड़ दूं तो आ गया 2 लाख। अब बात वही पड़ गई, 2 लाख का लैपटॉप था, 80 से वैल्यू कम हो गई, 1,20 का बचा। तो बताओ अगर क्वेश्चन में नेट वैल्यू गिवन है और अगर आपको ग्रॉस निकालना है, क्या करना पड़ेगा? आपको नेट वैल्यू गिवन है, आपको ग्रॉस पे पहुंचना है, ग्रॉस निकालना है, तो नेट वैल्यू में आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? डेप्रीसिएशन, तब आप ग्रॉस पे पहुंचोगे। गिन नहीं हो रहा? फॉर्मूला चेक कर लो, ये लो फॉर्मूला चेक कर लो। अगर आपको नेट वैल्यू पर पहुंचना, सॉरी, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू पर पहुंचना है कि लैपटॉप की असली वैल्यू क्या थी, है ना, लैपटॉप की ग्रॉस वैल्यू क्या थी, तो ग्रॉस वैल्यू पर पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा आपको? बताओ। तो ग्रॉस पर पहुंचने के लिए आपको, ग्रॉस पर पहुंचने के लिए नेट वैल्यू में प्लस करना पड़ेगा क्या? डेप्रीसिएशन। तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो, और इन फॉर्मूलों से अच्छा मेरे पास एक सटीक तरीका है, इन फॉर्मूलों से अच्छा मेरे पास एक सटीक तरीका है कि आप ऐसे फ्लो चार्ट से याद करो, आप ऐसे एक फ्लो चार्ट से याद करो। आप चाहो तो इसको फ्लो चार्ट को बना लो और लिखो ऐसे, गोल्डन रूल 1, गोल्डन रूल नंबर 1, और ये रूल देखना आपको बहुत काम आएगा। गोल्डन रूल नंबर 1, तो गोल्डन रूल सिंपल ये है कि बच्चों एक होता है ग्रॉस वैल्यू, हिंदी में इसको बोलते सकल मूल्य, और बच्चों एक होता है नेट वैल्यू, हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं हम शुद्ध, आप नोट कर लो वैसे शुद्ध या निवल मूल्य। ठीक है, अब सिंपल सा रूल ये है, एक काम करो, इससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये अगर आपको जो भी लेना स्क्रीनशॉट, तो आप यहां से जो है स्क्रीनशॉट पहले ले लो, जल्दी लो। ये लो, इन फॉर्मूलेस का स्क्रीनशॉट आओ ले लो, और फिर लैपटॉप वाला एग्जांपल ले लो। चलिए, तो गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है? अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू गिवन है और ग्रॉस वैल्यू से आपको नेट वैल्यू पे जाना, देखो तो ग्रॉस वाले अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं इसका डेप्रीसिएशन का अमाउंट, अगर ग्रॉस वाली वैल्यू में से अगर मैं डेप्रीसिएशन का अमाउंट कर दूंगा माइनस, तो मुझे मिल जाएगी नेट वैल्यू। अगर ग्रॉस वैल्यू गिवन है, नेट पे आना है, तो ग्रॉस में से माइनस कर दो क्या? डेप्रीसिएशन, में नेट पे, देखो एरो यहां से आना है। ठीक है, अगर नेट वैल्यू से आपको ग्रॉस वैल्यू पे आना है, ऐसे याद करो, अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे आना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा क्या? डेप्रीसिएशन, सॉरी वो लिखा हुआ बीच में, तो आपको प्लस करना पड़ेगा क्या? अल्टीमेटली ग्रॉस और नेट के बीच होगा ऐड या लेस डेप्रीसिएशन। बस सिंपल सा रूल है, अगर ग्रॉस वैल्यू गिवन है, ग्रॉस से आपको कहां जाना है? नेट पे। ग्रॉस से कहां जाना है आपको? नेट पे, तो कर दो माइनस, और नेट से कहां आना है? ग्रॉस पे, तो कर दो प्लस।
तो नेट में अगर मैं डेप्रीसिएशन जोड़ दूं क्या मिल जाएगी, ग्रॉस वैल्यू, और ग्रॉस में अगर माइनस कर दूं क्या, डेप्रीसिएशन में क्या मिलेगा, नेट वैल्यू। डोंट वरी, इसके ऊपर जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पे कोई क्वेश्चन कर लो, ये लो क्वेश्चन करो बेटा, आपको ग्रॉस वैल्यू के बारे में मान लो 2 लाख रुपए, आपको डेप्रीसिएशन बेटा मान लो कितना का 80,000, बताओ नेट वैल्यू क्या होगी, बताओ नेट वैल्यू क्या होगी। सिंपल रूल है, देखो मेरे को नेट निकालना है, जो निकालना पे नेट निकालना है, क्या करूंगा, ग्रॉस गिवन है तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट निकालना है ना, जो निकालना उस पे ध्यान दो, तो नेट पे कैसे आऊंगा, तो ग्रॉस कितना गिवन है 2 लाख, अगर 2 लाख में से मैं माइनस कर दूं क्या 80,000 तो कितना आएगा नेट वैल्यू, तो नेट निकालना है तो 2 लाख में से कर दो माइनस 80,000, क्या जाएगा नेट वैल्यू 1,20,000। समझ में आ गया। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस अमाउंट में से, ग्रॉस वाले में से माइनस कर दूं डेप्रीसिएशन, नेट पे आ जाऊंगा। और अगर नेट से ग्रॉस पे आना है बताओ, चलो बताओ, ये लो क्वेश्चन में नेट वैल्यू गिवन है 500 रुपए, डेप्रीसिएशन गिवन है आपको 20 रुपए, बताओ ग्रॉस वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई बोलो बोलो बताओ। अगर नेट से ग्रॉस पे आना है क्या करना पड़ेगा, नेट वाले अमाउंट में ऐड कर दूं क्या डेप्रीसिएशन, ग्रॉस पे आ जाऊंगा। नेट कितना है 500, तो 500 में ऐड करना है क्या डेप्रीसिएशन 20 रुपए, किस पे आऊं ग्रॉस पे 520। प्रैक्टिस आगे बहुत कराऊंगा इनकी, डोंट वरी, आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये था आपका गोल्डन रूल नंबर 1, ग्रॉस और नेट के बीच वाला डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट पे तो माइनस, नेट से ग्रॉस पे तो प्लस। इसको प्लीज याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, इस चार्ट को याद करना है अल्टीमेटली बस। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी डेप्रीसिएशन के ऊपर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि डेप्रीसिएशन का मतलब मीनिंग क्या होता है वो लिखो, डेप्रीसिएशन के अदर नेम क्या होता है वो लिखो। तो अल्टीमेटली थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अब आओ डेप्रीसिएशन के थ्योरी वाले क्वेश्चन को अपन लोग कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, तो बेटा जब भी किसी संपत्ति में, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल संपत्ति है, कार संपत्ति है, तो जब भी किसी संपत्ति का मूल्य कम होता है, जब भी किसी संपत्ति के मूल्य की वैल्यू कम होती है, किन वजह से, तो देखो एक संपत्ति, एक एसेट्स, बेटा एसेट्स माने होता है संपत्ति, तो जब भी कोई संपत्ति एसेट्स की वैल्यू कम होती है 3 चीज की वजह से। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर का बच्चों मतलब होता है सामान्य टूट फूट। ऑब्वियस बात है जब मैं अपने फोन को यूज कर रहा हूं तो नॉर्मली कभी कभार मेरा फोन गिरेगा भी, यूज करूंगा, यूज करते करते इसका स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, यूज करते समय इसके टच में प्रॉब्लम आएगी। तो फोन को यूज करते करते जो भी वैल्यू कम हो रही है उसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट। तो इससे तो फोन को यूज करते हुए जब इसकी वैल्यू, जब नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, जब इसकी वैल्यू कम होती है तो इस वजह से कम होने वाली वैल्यू को भी अपन लोग क्या बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो पहला नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू कम हो सकती है। तो बताओ एक संपत्ति की वैल्यू कम क्यों होती है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। अगला पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है समय का बीतना। जैसे जैसे समय बीतता है ऑटोमेटिकली उसकी औकात, उस संपत्ति की वैल्यू भी कम होती है। भले इसको मैंने नया नया खरीदा, भले इसको नया नया खरीदा, मान लो मैं यूज भी ना करूं और 1 साल बाद किसी को बेचूं कि और बोलूं देख मैंने यूज भी नहीं किया, क्या इसकी वैल्यू कम नहीं, इसकी वैल्यू कम हो गई होगी, ठीक है। तो समय के बीतने से भी संपत्ति में वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू में कमी आती है। जिस प्रकार समय बीतेगा इसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। मार्केट में जब इसको मैंने परचेस किया तब इसकी वैल्यू कुछ और थी, आज 1 साल बाद मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ और है। भले ही नया मिल रहा है, आप खुद देख लो, अमेजोन में जाकर देख लो, जब ये नया नया आया था तब इसकी वैल्यू थी 70,000 रुपए, और आज के डेट में, फ्लैश क्यों ऑन है इसका, और आज के डेट में बिल्कुल नया फोन कुछ और प्राइस में मिल रहा है, बिकॉज समय के बीतने के बाद वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा
एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन मतलब इसका है चेंज इन टेक्निक। एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन चेंज इन टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है? जब मार्केट में कोई नई तकनीक आती है तो नई तकनीक के आने से ऑटोमेटिकली पुरानी वाली तकनीक की वैल्यू कम हो जाती है। ये तो फैक्ट है। जैसे मार्केट में कोई नई तकनीक आती है, कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये एप्पल के फोन में हमेशा होता है। जब भी एप्पल कोई नया फोन लेके आता है, आईफोन 13 लेके आएगा ना, उसमें नए फीचर्स हो गए, तो आईफोन 12 जो ओल्ड टेक्निक है, क्योंकि 13 में नए फीचर नए टेक्निक, तो आईफोन 12 की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी। ये सैमसंग ले लो, जब भी सैमसंग मार्केट में कोई नया फोन लेके आएगा तो पुराने वाले फोन की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी, बिकॉज नई तकनीक के सामने पुरानी तकनीक की औकात नहीं होती, उसकी वैल्यू कम होती है। तो 3 वजह से एक संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, उस चीज को यूज करोगे, यूज करते करते उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता है, समय बीतने पर भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। और तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस मतलब क्या? चेंज इन टेक्निक, तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से भी संपत्ति में कमी आती है। और जब इन तीन चीज की वजह से किसी भी संपत्ति में कमी आती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बताओ क्या बोला मैंने? जब इन 3 कारण की वजह से किसी भी संपत्ति में कमी आए उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? देखो तो पढ़ते हैं ना। डेप्रिसिएशन, इसके अदर नेम भी है, अदर नेम पढ़ाऊंगा, पहले सुनो। पहला, डेप्रिसिएशन मींस लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू की हानि होना, कम होना, या फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, कि जब किसी फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति मतलब बड़ी संपत्ति होता है, ठीक है? तो जब किसी फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति, कॉमर्स वाले जानते हो कि फिक्स एसेट्स क्या होता है? आर्ट्स वाले सिंपल आप संपत्ति मानो, आर्ट्स वाले सिंपल आप क्या मानो? संपत्ति। तो जब किसी संपत्ति की वैल्यू में कमी आती है, फॉल होता है, उस किसकी वजह से? ड्यू टू, किसकी वजह से? नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट की वजह से। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस, तो बोलता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस में, इट मीन जब उस वस्तु को यूज कर रहा हूं या जब मैं उससे कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में अल्टीमेटली जब नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस, जानते हो ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से, या एक और चीज पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के वजह से। तो जब इन वजह से किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं, इसको हम लोग करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, या इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। ये 2 नाम क्यों कहते हैं बताऊंगा। आगे बोलता है डेप्रिसिएशन के मेनली 3 रीजन है, डेप्रिसिएशन के मेनली 3 कारण है। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट बता दिया आप लोगों को। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना। तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सेंस या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, या इसको मैं फोरसीन ऑब्सोल्सेंस, इसको मैं फोरसीन ऑब्सोल्सेंस भी कहता हूं। अल्टीमेटली आप क्या करो? चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो जब इन 3 की वजह से संपत्ति में कमी आए, क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। अब सुनो, इसके जो अदर नेम है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्यों बोलते हैं? तो मेरी बात सुनो बेटे, बताओ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? बताओ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? उपभोग, या अल्टीमेटली यूज करना, प्रयोग करना, है ना? यूज करना या प्रयोग करना अल्टीमेटली होता है कंजम्पशन। मैंने इस चीज का प्रयोग किया, इट मींस मैंने उस चीज को कंज्यूम किया। नॉर्मली आप कंजम्पशन का मतलब लेते हो खाने से, कि जो मैंने खा लिया वो कंजम्पशन है। नहीं, एक्चुअल में कंजम्पशन का मतलब किसी भी चीज को प्रयोग करने से होता है, उससे क्या मिलनी चाहिए? उससे सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए।
ठीक है, आप मेरी सर्विस कंज्यूम कर रहे हो उस समय, आप क्या मेरी सर्विस खा रहे हो? नहीं, आप मेरी सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। इट मींस क्या, आप जो है मेरी सेवाओं को ले रहे हो और उससे आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहे हो। तो कंजम्पशन का अल्टीमेटली मतलब बच्चों क्या होता है? यूज करना या प्रयोग करना। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक फोन है, ठीक है, मेरे पास जो है एक फोन है, ठीक है, उस फोन को जब मैंने परचेस किया उसकी वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बची 70,000। इसका मतलब पता क्या है? उसकी वैल्यू में 30,000 से कमी आ गई। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने फोन को लिया, ये मेरी एक प्रकार की संपत्ति है, इसलिए इसको मैंने नाम दिया फिक्स्ड कैपिटल, या इसको मैं फिक्स एसेट्स भी बोल सकता हूं। ये एक प्रकार की संपत्ति है और इसलिए इसको नाम मैंने क्या दिया? फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी। ठीक है बेटा, पूंजी में केवल पैसा नहीं आता, याद रखना। अकाउंट्स वाले बच्चे समझते हैं पूंजी में केवल पैसा आता, नहीं बेटा, पूंजी में पैसे के साथ साथ संपत्ति भी आती है। ये बिल्डिंग मेरी पूंजी है, इट मींस मेरी संपत्ति है, ठीक है। पूंजी में केवल पैसा नहीं आता, पैसे के साथ साथ जो मेरी संपत्ति है वो भी पूंजी में आती है। ये बात आपको मैंने 11th क्लास में बताई थी। लैंड, लेबर, कैपिटल का मतलब बताया था, उसमें केवल पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ मशीन भी आती है और एंटरप्रेन्योर। तो 1 लाख की मेरी मशीन थी, 1 लाख का मेरा फोन था, ये थी मेरी फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी। अब बताओ आज उसकी वैल्यू कितनी बची? 70,000। 1 लाख का फोन था, आज इसकी वैल्यू 70,000 बची है। इट मींस क्या, मैं 30,000 का फोन यूज कर चुका हूं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, 1 लाख का फोन था, 2 महीने में इस फोन को मैंने 30,000 का यूज कर लिया। इट मींस इस फोन से मैंने 30,000 तक का काम कर लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी बची है? केवल 70,000 बची है। 2 महीने इससे मैंने क्या ली? सेटिस्फैक्शन ली। और जब भी मैं किसी वस्तु से क्या लूं? सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंजम्पशन करना, प्रयोग करना। तो 1 लाख का फोन था, 2 महीने इसको मैंने खूब कंज्यूम किया, खूब मैंने यूज किया और आज इसकी वैल्यू 70,000 बची है। इट मींस क्या, 2 महीने 30,000 रुपए तक का इसका मैंने यूज कर लिया, इसलिए आज इसकी वैल्यू केवल कितनी बची? 70,000। तो बताओ 30,000 का जब मैंने यूज किया, जब मैंने प्रयोग किया, तो वर्ड क्या यूज करूंगा? कंजम्पशन। इट मींस मैं ऐसे बोलूंगा ना कि 30,000 का मैंने क्या कर लिया? कंजम्पशन कर लिया। 30,000 का फोन मैंने कंज्यूम कर लिया, 1 लाख में से 30,000 का मैंने प्रयोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इसलिए आज इसकी वैल्यू 70,000 बची है। और मैंने कंज्यूम क्या करा? फोन। और फोन को यहां क्या बोल रहा हूं मैं? फिक्स कैपिटल। इसलिए मैं बोलूंगा जो 30,000 का फोन मैंने यूज किया उसको बोलूंगा, उस अमाउंट को बोलूंगा कंजम्पशन किया। किसका? ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहां पे मैंने फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन किया। कितने रुपए का? 30,000 तक का मैंने कंजम्पशन कर लिया। और आप जानते हो इस 30,000 को मैं डेप्रिसिएशन भी तो बोलता हूं कि 1 लाख में से 70,000 का वैल्यू बची। इट मींस 30,000 से वैल्यू कम हो गई, इसको मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन। या फिर मैं इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकता हूं कि 30,000 का फोन यूज कर लिया, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अल्टीमेटली आप ये मान लो कि डेप्रिसिएशन का जो एक मेन नाम क्या है? एक ये तो है ही, डेप्रिसिएशन तो है ही, इसका एक और नाम क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग। और एक नाम और होता है क्या? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अरे बोलो ना, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं, वो बस आपको नॉलेज के लिए बताया। अल्टीमेटली आपको बस इनके नाम याद रखो कि डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं और इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। बताओ बताओ बताओ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं और उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके 3 कॉस्ट कौन कौन से? बोलो 3 कॉस्ट कौन कौन से? पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट। अगला पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना। और अगला एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन, इसका मतलब क्या होता है? तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन की वजह से भी वैल्यू कम होती है, या इसको फोरसीन ऑब्सोल्सीन भी कहते हैं।
ठीक है, तो 1 2 3, इन 3 की वजह से जब किसी भी संपत्ति में कमी आए उसे बच्चों क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक और नाम बच्चों क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी किसी फिक्स एसेट्स में, स्थायी संपत्ति में कमी आती है नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैज ऑफ टाइम की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन की वजह से, तो उस कमी को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? डेप्रिसिएशन। बताओ क्लियर है बच्चों? हाँ जी क्लियर है। सेम बात लिखी है हिंदी में कि मूल्य ह्रास से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्ति मींस फिक्स एसेट्स के मूल्य में समय के साथ, सामान्य टूट फूट के साथ और प्रत्याशित अप्रचलन। बोले तो ये कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्याशित अप्रचलन। तो पहला कॉस्ट समय के साथ, दूसरा सामान्य टूट फूट, तीसरा प्रत्याशित अप्रचलन। जब इन 3 चीज की वजह से किसी भी स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। इसका एक और नाम क्या है? स्थिर पूंजी का उपभोग। इसका एक और नाम बच्चों क्या आ गया? स्थिर पूंजी का उपभोग, हिंदी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग। हिंदी में एक और नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं चालू पुनर्स्थापन लागत। चालू पुनर्स्थापन लागत, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू पुनर्स्थापन लागत। चालू पुनर्स्थापन लागत, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसका 3 कारण कौन से हो गए? वही सामान्य टूट फूट, समय के साथ बीतना और प्रत्याशित अप्रचलन। बोलते क्या? तकनीक में परिवर्तन। जब नई तकनीक आएगी तो पुरानी तकनीक की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। जब मार्केट में नया फोन आएगा तो पुराने की वैल्यू कम होनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात को सुनना बेटा बहुत ध्यान से। देखो, अभी मैंने आपके सामने जो अब हम ना थर्ड वाले कॉस्ट को इसको और एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज आप ना मेरे ख्याल से इस एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन का मतलब समझ नहीं पा रहे। पहला वाला क्लियर है, नॉर्मल वियर एंड टियर है, ये भी क्लियर, पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना। थर्ड वाला आपको दिक्कत दे रहा है, तो आओ थर्ड वाला का मीनिंग अपन लोग समझते हैं एक बार दोबारा अच्छे से। ठीक है, सुनो बेटा, एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, प्रत्याशित अप्रचलन, और बच्चों एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, अप्रत्याशित। नोट करने वाले कोई नीड नहीं है, बस समझ लो। एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। देखो, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या? जिसके बारे में पता हो। एक्सपेक्टेड माने क्या? जिसके बारे में एक्सपेक्टेड है, पहले से पता। और अनएक्सपेक्टेड, भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड था, इसमें इसके बारे में सोचा भी नहीं था, इसके बारे में पता भी नहीं था। अब देखो, मुझे पता है कि जब तकनीक में परिवर्तन आएगा तो वैल्यू कम होनी है। तो अगर बोलूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन, तो ये एक प्रकार का एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन मतलब क्या? एक्सपेक्टेड है, मेरे को पता था। ऑब्सोल्यूशन वर्ड छोड़ो, सिंपल एक्सपेक्टेड है, मेरे को पता था कि जब तकनीक में, मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट में नया आईफोन आएगा पुराने की वैल्यू कम होनी है। तो जिसके बारे में पता है क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन मुझे पता है, और जब मुझे पता है कि नई तकनीक के आने से वैल्यू कम होनी है, तो क्या बोलूंगा उस वैल्यू को? मैं उसको बोलूंगा डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरी बात सुनो, जो चीज अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनना, मैं एक मोबाइल खरीद के एक शॉप से बाहर निकला, मोबाइल लिया, और मोबाइल लेके मैं शॉप से बाहर निकला, मैंने मोबाइल लिया, एक बाइक वाला आया और जू बाइक निकाल के ले गया, और मेरे हाथ से मोबाइल उछला और उछल के सड़क पे गिर गया। उस मोबाइल का आय का पूरा स्क्रीन खराब हो गई, उसकी पूरी स्क्रीन क्रैश हो गई, उसकी पूरी स्क्रीन टूट गई। और जब मैंने पता करा तो भाई साहब वो जो मोबाइल 1 लाख का था उसकी स्क्रीन टूट गई। और जब मैंने पता करा अब उस मोबाइल की वैल्यू बची है केवल 50,000 या मान लो 60,000। अब बताओ 40,000 का लॉस हो गया मेरा। अभी आई मोबाइल लेके आया, बाहर निकला, बाइक वाला आया, मोबाइल उछला, गिरा
और उस मोबाइल की वैल्यू में कमी आ गई। अब उस मोबाइल की वैल्यू केवल और केवल बच्चों कितनी बची है, केवल और केवल बची कितनी, 60,000। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जो 40,000 रुपए से मेरी वैल्यू कम हो गई, क्या उसको भी मैं डेप्रीसिएशन कहूंगा? नहीं, उसको मैं डेप्रीसिएशन नहीं कहूंगा। जब किसी एक्सीडेंट की वजह से, यहां पे क्या हो गया, एक्सीडेंट, और मेरी संपत्ति की वैल्यू कम हो गई, तो उसको फिर डेप्रीसिएशन नहीं, उसको बच्चों बोलते हैं कैपिटल लॉस। उसे बच्चों क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। उसको अपन लोग बोलते हैं पूंजीगत हानि। डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में अंतर है। डेप्रीसिएशन में मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट में नई चीज आएगी, नई तकनीक आएगी, पुरानी वाले की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। उसको मैंने क्या बोला, डेप्रीसिएशन, कि नई तकनीक आएगी, तकनीक में चेंज आएगा, वैल्यू कम होनी है, डेप्रीसिएशन। लेकिन क्या मेरे को पता था कि जैसे ही रोड से बाहर निकलूंगा बाइक वाला आएगा, मोबाइल गिरेगा? क्या ये बात मेरे को पता थी? नहीं। तो एक्सीडेंट की वजह से जब मेरी वैल्यू में कमी आ गई, जो अनएक्सपेक्टेड था, जो क्या था, अनएक्सपेक्टेड, उसकी वजह से जो मेरी वैल्यू कम आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। या मान लो कोई चीज चोरी हो गई, तो चोरी होने की वजह से अब मुझे क्या पता था कि चोरी होगी? नहीं, अनएक्सपेक्टेड था। तो एक्सीडेंट की वजह से, चोरी होने की वजह से, फायर, आग लग गई, उसकी वजह से कोई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, और भूकंप आते ही मेरे घर का टीवी गिर गया और टूट गया। अब बताओ, तो एक्सीडेंट की वजह से, चोरी की वजह से, आग लगने की वजह से, प्राकृतिक आपदा, ये सब क्या है, ये सब अनएक्सपेक्टेड है। और जब किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से मेरी संपत्ति में कमी आए, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। बताओ, क्लियर है? तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन हो तो डेप्रीसिएशन, और अनएक्सपेक्टेड हो तो कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। आओ पढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। ये फॉर्मूला भी अपन लोग बच्चों पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये रूल था हमारा, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस नेट से ग्रॉस पे तो प्लस, सब कर चुके हैं, हटाओ उसको। यस, ये पढ़ना है, नोट। हाँ भाई, ये लिखा है, डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड एक्सीडेंटल डैमेज। आ गया कि एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, अब क्या, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन की वजह से अगर कोई लॉस हो तो उस वो डेप्रिसिएशन में नॉट इंक्लूड, शामिल नहीं होगा। बोलता है जब कोई लॉस होता है, जब किसी एसेट्स में लॉस होता है, लॉस होता है किसकी वजह से, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, अनएक्सपेक्टेड चीजों की वजह से, या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, थेफ्ट, चोरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बच्चों बोलते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, सेम हिंदी में लिखा है कि इसमें आकस्मिक क्षति, मतलब जिसके बारे में पता हो, या अप्रत्याशित अप्रचलन को शामिल नहीं करते। ठीक है, जब स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में अप्रत्याशित अप्रत्याशित, आकस्मिक मींस इसके बारे में पता ना हो, तो डेप्रिसिएशन में आकस्मिक क्षति, अचानक से होने वाला नुकसान, या अप्रत्याशित अप्रचलन को शामिल नहीं करते। तो इनसे क्या होगा, जब इनकी वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, चोरी, दुर्घटना, इनकी वजह से जब कोई कमी हो, उसे बोलते हैं पूंजीगत हानि। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब लास्ट टॉपिक, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस के एग्जाम में 3 नंबर में ये पूछ लेता है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस क्या होता है। सुनो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ, वो पूरा मीनिंग आ गया कि जब, देखो, जब नॉर्मल वियर टियर की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन की वजह से, जब फिक्स असेट्स की वैल्यू में क्या आती है, कमी, लॉस होती है, या फॉल इन द वैल्यू, कमी आती है, क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। ये मीनिंग। सेम यहां मीनिंग कि जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, चोरी की वजह से, एक्सीडेंट, इनकी वजह से जब क्या है, लॉस इन द वैल्यू, जब संपत्ति में कमी आए, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल लॉस। तो डिफरेंस नंबर 1 क्लियर है, मीनिंग। डिफरेंस नंबर 2, अब सुनो डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो, अब डिफरेंस नंबर 2 थोड़ा अकाउंट वाला है, तो प्लीज कॉमर्स वाले बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इजी पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक है ना, सिंपल बोल रहा है। डेप्रिसिएशन के, देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे पता होता है कि मेरी वैल्यू कम होनी है,
तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले से ही पैसे इकट्ठा करूं। पहले से ही पैसे इकट्ठा करने का मतलब है क्यों ना मैं उसके लिए पहले से ही दिमाग में बसा कर रखूं कि इतने रुपए से मेरी वैल्यू कम होने वाली है, तो इतने रुपए जोड़ लो, इतने से वैल्यू कम इतना का नुकसान होने वाला है। भाई डेप्रिसिएशन को पता होता है कि इतने का नुकसान होने वाला है, इतने की फोन की वैल्यू कम होने वाली है, इतने की कार की वैल्यू कम होने वाली है, तो उसके लिए मैं पहले से ही पैसा जोड़ सकता हूं। बिकॉज वैल्यू कम होने वाली, नुकसान होगा, तो क्यों ना मैं पहले ही पैसा जोड़ लूं। तो बोलता है इसमें प्रोविजन फॉर लॉस, हानि का प्रावधान। बोलता है डेप्रिसिएशन वाले केस में प्रोविजन, प्रावधान इज मेड बिकॉज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। वही बोल रहा है कि मुझे पता है हानि होने वाली है, तो क्यों ना मैं पहले ही पैसा जोड़ लूं, मैं पहले ही गुल्लक बना लूं, मैं पहले ही प्रोविजन बना लूं, मैं पहले गुल्लक मान लो जोड़ लूं। लेकिन कैपिटल लॉस में क्या मुझे पता है कब आपदा आने वाली है? क्या मुझे पता है कब मैं एक्सीडेंट होगा? नहीं, यहां पे पता नहीं होता कब आपदा आएगी, कब एक्सीडेंट होगा। तो इस वाले केस में मैं प्रोविजन नहीं बना पाऊंगा, मैं गुल्लक नहीं बना, क्या पता कितने का नुकसान हो इसमें पता होता है नुकसान कितना क्या होगा, लेकिन इसके अंदर पता नहीं होता। समझ में आ गया? तो बोलता है कैपिटल लॉस में नो सच प्रोविजन इज मेड। यहां पे गुल्लक गुल्लक नहीं बन पाएगी, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड है। हमें क्या पता कब नुकसान हो कब नुकसान ना हो, लेकिन इसमें पता नुकसान होना है, इतने रुपए का होना है, तो यहां पे गुल्लक बनना पॉसिबल है, प्रोविजन प्रावधान बनना पॉसिबल है। गुल्लक वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो यहां प्रोविजन बनना पॉसिबल है, यहां प्रोविजन गुल्लक बनना पॉसिबल नहीं है। तो दो डिफरेंस समझ में आ गए। और आखिरी, प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन से हमारे प्रोडक्शन पे कोई भी हानि नहीं होनी। मुझे देखो क्योंकि यहां पे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, डेप्रिसिएशन में कोई बड़ा नुकसान नहीं है। नॉर्मल वियर एंड, नॉर्मल वर्ड बोला है, टूट फूट हो गई छोटी मोटी। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, उसमें उसको थोड़ा पेच निकल गया, उसमें ऑयल काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। यहां पे प्रोडक्शन चलता रहेगा, लेकिन कैपिटल लॉस में आग लग गई, प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। भूकंप आ गया, मशीन टूट गई, छत गिर गई, प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन में बोलता है इससे प्रोडक्शन प्रोसेस कोई हैम्पर मींस नुकसान। डेप्रिसिएशन में प्रोडक्शन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होता। यहां पे छोटी मोटी टूट फूट होती है, किसी मशीन का पेच निकल गया, किसी में तेल नहीं है, तो काम तो चलता रहेगा। ये बताओ अगर घर में आपकी प्रेस आयरन थोड़ी पुरानी हो गई, क्या वो काम नहीं करती? काम करती है, उसके लिए वैल्यू कम हो गई, काम तो कर रही है ना। फोन, अगर फोन 2 महीने पुराना हो काम नहीं करेगा, काम तब भी करेगा। तो यहां पे आपका काम चलता रहेगा, यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे फोन टूट ही गया, गिर गया, स्क्रीन टूट गई, अब काम करेगा नहीं। मेरी प्रेस जो गिर के टूट गई, अब काम करेगी नहीं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बड़ी हानि होती है, यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा, हमारे उत्पादन प्रक्रिया पर नुकसान पहुंचेगा। यहां पे अगर मशीन टूट गई तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो 3 डिफरेंस किसमें है? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो ले लो बेटा, सेम हिंदी में लिखा है, हिंदी वाले समझा दिया आप लोगों को मैंने। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप इसको पढ़ना। ठीक है, प्रावधान माने गुल्लक। चलिए तो बताओ, इतना आपको क्लियर है? तो यहां पे आज की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया पहले 8 भाई बहन के बारे में, फिर आपको पढ़ाया मैंने रूल के बारे में, गोल्डन रूल नंबर 1 के बारे में। अल्टीमेटली इस क्लास का जो मेन पर्पस था वो क्या था जान लो। इस क्लास का मेन पर्पस केवल ये था, इस क्लास का मेन पर्पस केवल ये था कि आपको ये वाला जो चार्ट है ये आपको याद हो जाए बस। बाकी थ्योरी वोरी तो कर ली, वो तो आप याद कर लोगे। मेन पर्पस था ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाए। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। मेरा पर्पस इस वाले कंसेप्ट को समझाना था। बताओ क्लियर है? तो भाई ये गोल्डन रूल ये था मेन, इसको याद करके आओ। और जितना मैंने पढ़ाया आज की क्लास में प्लीज सारा पढ़ लो, कुछ भी स्किप नहीं करना, सारा याद करो, हैंड टू हैंड पढ़ो। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, अब सारे बाय बोलेगे मेरे को। ठीक है, सब कमेंट में बाय लिखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब बेटा आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में गोल्डन रूल नंबर 2 और 3 लेके आऊंगा। और सुनो, जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।